आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडीज़ अच्छे से चल रही होंगी। आ गया है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है और जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए भी मैं रेगुलरली यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छे एमसीक्यूज़ करा रही हूँ, स्नैरियो बेस्ड, स्किल बेस्ड, वन लाइनर, हर तरह का एमसीक्यूज़ आपको डिटेल में करा रही हूँ। जो बच्चे न्यू हैं इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को रोज़ ऐसे ही एमसीक्यूज़ मिले। रोज़ 3 बजे की एमसीक्यूज़ की वीडियो आपको दिख जाती है। एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, आप लाइक ज़रूर करें क्योंकि मेरे को उससे इंकरेजमेंट मिलती है। बहुत कम बच्चे हैं जो लाइक करते हैं, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको इंकरेजमेंट मिल रही है ताकि मैं रेगुलरली वीडियोस डालती रहूँ। जो बच्चा प्रेपरेशन कर रहा है डीएचएस के लिए, बीएफयूएचएस के लिए, जीएमसीएच की आने वाली जो वैकेंसी है, पीआईएलबीएस का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है एंड जो आने वाली डीएसएसबी की जो वैकेंसी है, ये सारी वैकेंसीज की प्रेपरेशन आप इन एमसीक्यूज से कर सकते हो। एंड अगर कोई भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है बैचेस को तो इस नंबर पे आप कॉल करके या फिर मैसेज करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। हर एक बैच बहुत ही ज़्यादा अच्छा है नॉर्सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीएफयूएचएस के हर एक के अपने अपने बैच चल रहे हैं। थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। एमसीक्यू बैच जो है वो 799 का है, 2 मंथ्स का बैच है जिसमें आपको हर एक तरह का टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवाया जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू जो बैच है वो आपका 3 मंथ्स का बैच है जिसमें आपको हर एक टॉपिक में से इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया जाएगा प्लस हर एक तरह का एमसीक्यू बैच प्रोवाइड किया जाएगा। ये आपका 3 मंथ्स का बैच है ओनली इन 1299। आज ही के लिए ऑफर लगाया है ये, पहले ये 1400 का था, अब ये 1300 का किया गया है। थ्योरी बैच जो है ऑल इन वन बैच है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यू बैच, हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी, हर एक जीके एंड एप्टीट्यूड का क्वेश्चन फॉर नॉर्सेट एंड डीएसएसबी यूपीएससी के एग्जाम के लिए आपको ये सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। और जो बीएफयूएचएस की प्रिपरेशन कर रहा है पंजाब की, उसको पंजाबी का पेपर का एमसीक्यूज भी दिए जाएंगे पेपर के पास। ये बैच जो आपका रहेगा ये 4 मंथ्स का रहेगा। ये बैच है 2399 का, बहुत ही अफोर्डेबल बैच है, आप लोग सब ये ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे बैचेस हैं। मैं खुद इसमें आपको स्टडीज़ करवाती हूँ और अगर आप मेरे को देख रहे हो, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को पता है कि मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ और एक चीज़ को यूट्यूब पे भी अच्छे से ही एक्सप्लेन करती हूँ। ये आपके पास जो है डिटेल्स मैं दे रही हूँ, इस नंबर पर आप कॉल या फिर मैसेज करके फटाफट से बैच को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। कल तक हमने 63 क्वेश्चंस कर लिए हैं, क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, एनक्लेक्स स्कैनर बेस्ड हैं तो टाइम ले रहा है। क्वेश्चन है कि 18 months old with a congenital heart defect is to receive the digoxin twice a day. The law should instruct the parents about which of the following. ये लॉ नहीं आएगा या आप नर्स लिख लेना। देखो, अगर एक 18 साल के बच्चे को कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है और उसे डिगॉक्सिन चल रही है दिन में 2 बार, तो नर्स अपने उसके पेरेंट्स को किस चीज के बारे में इंस्ट्रक्ट करेगी? देखो क्या इंस्ट्रक्ट करेगी नर्स उसके पेरेंट्स को? डिगॉक्सिन अनेबल द हार्ट टू पंप मोर इफेक्टिवली, साइन ऑफ टॉक्सिसिटी इंक्लूड लॉस ऑफ एपेटाइट, वॉमिटिंग इंक्लूडेड, increased pulse, it is absorbed better if it taken with meal, if the child vomit within 50 minutes of administration, the dose should not be repeated. देखो जो डिगॉक्सिन होती है ना, इनकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो पॉइंट्स में होती है। देखा होगा आपने कि जो इसका लेवल है वो पॉइंट्स में इंक्रीज होता है ब्लड में, और पॉइंट्स में इंक्रीज होने पे ही टॉक्सिसिटी हो जाती है। काफ़ी ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा प्री लेवल आता है, फिर माइल्ड मॉडरेट सीवियर लेवल आता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा भी इंक्रीज हुआ सो इसकी टॉक्सिसिटी होते पता नहीं चलता, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स में इनके जो है लेवल्स होते हैं। इसका जो डिगॉक्सिन का जो टॉक्सिसिटी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखने को मिलता है हमें? जीआई इरिटेबिलिटी। 18 साल का बच्चा है, मुंह से तो बताएगा नहीं, पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि इसके टॉक्सिसिटी के साइंस जो है ये देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये ब्रेडिकार्डिया करती है, आपने पढ़ा होगा ये ब्रेडिकार्डिया करती है। अगर ये इंक्रीज्ड पल्स कर रही है इट मींस क्या हो चुका है वहां पे? टॉक्सिसिटी प्लस एपेटाइट एंड वॉमिटिंग भी आ रही है, और एपेटाइट जो कम हो चुका है, वॉमिटिंग भी है, दे शोज अ जीआई इरिटेबिलिटी साइन एंड सिम्टम्स। टॉक्सिसिटी बच्चे को हो चुकी है तो पेरेंट्स को फटाफट से ये बताना होगा हॉस्पिटल में। नेक्स्ट देखो, नर्स शुड असेस अ क्लाइंट विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हु हैज डेवलप्ड हेमरेज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो एक नर्स है,
ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वाले पेशेंट को असेस कर रही है, जिसको हैमरेज डेवलप हो चुका है। अब उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यू ऑलरेडी नो, प्लेटलेट काउंट्स जो है वो कम हो चुके हैं, सो हैमरेजिक हो जाता है, ब्लीडिंग की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसमें। सो अब आपको अगर किसी को हैमरेज हो रहा है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, डिक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नैरोड पल्स प्रेशर। सो ऑब्वियसली हम उस पेशेंट में क्या देखते हैं, टेकिकार्डिया। क्यों, क्योंकि हार्ट उस टाइम क्या जा रहा होता है, कंपनसेशन मैकेनिज्म में, क्योंकि ब्लड तो कम हो गया है पर हार्ट को तो सारे बॉडी पार्ट्स को ब्लड भेजना है, तो वो ज़्यादा तेज से बीट करता है, ज़्यादा पंप करता है ब्लड, ताकि वो सारे ऑर्गन्स को भेज पाए। जहाँ वो एक बीट लबडब करता है वहाँ पे वो 2-3 लबडब कर देता है, ताकि जल्दी जल्दी से ब्लड सबको जाता रहे, चाहे वो कम है। सो टैकीकार्डिया जो है हमें देखने को मिलता है पेशेंट में। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ नर्सिंग केयर फॉर क्लाइंट हु इज इन अ शॉक। तो इसमें से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल रहेगा नर्सिंग केयर क्लाइंट की जब आपने करनी है जो कि शॉक में है, इंपॉर्टेंट गोल पूछा है। मैनेज फ्लूइड ओवरलोड, मैनेज इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, मैनेज इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, मैनेज वेजो कंस्ट्रक्शन ऑफ वैस्कुलर बेड। सो देखो, जब भी किसी पेशेंट को शॉक होता है सो इट इज ड्यू टू द टिश्यू परफ्यूज हो चुका। शॉक क्यों हुआ, ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है बॉडी टिश्यूज की वो कम हो गई है, बिकॉज ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले गोल होता है कि आपको एडुकेट टिश्यू परफ्यूजन जो हो रही है वो करनी है। बाकी भी लिख लो, कभी भी शॉक में ना फ्लूइड ओवरलोड नहीं होता, फ्लूइड हमेशा कम हो जाता है, ठीक है, डिक्रीज हो जाता है बॉडी में शॉक में फ्लूइड। कार्डियक आउटपुट आपको इंक्रीज उसमें करनी होती है जिसको कार्डियोजेनिक शॉक होता है, लिख लेना इसको। कार्डियोजेनिक शॉक का इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है ये कि आपको उसकी कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज करनी है, और टिश्यू परफ्यूजन आपका नॉर्मल शॉक में करेंगे। नेक्स्ट है, क्लाइंट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद द हेडेक, वीकनेस एंड स्लाइट कंफ्यूजन। द फिजिशियन डायग्नोज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। सो एक क्लाइंट आया है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जिसका सिर दर्द है, वीकनेस है, लेथार्जिक है और उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, ठीक है। उसने फिजिशियन ने डायग्नोस किया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई है, मतलब इंक्रीज हो गई है बॉडी में, तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी। सो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आप लोगों को काफी को पता नहीं होगा कि जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होती है, सो जो एचबी की चेन होती है उसके साथ ये फटाफट से कनेक्शन बना लेता है। जैसे कि एचबी होने के लिए अच्छा ऑक्सीजन चाहिए ना, वैसे ही जितनी जल्दी ऑक्सीजन एचबी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती ना, उतनी जल्दी मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्ड बना लेती है। मतलब अभी ऑक्सीजन को एचबी के साथ बॉन्ड बनाने में टाइम लगता है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड फटाफट से बॉन्ड बना लेती है। सो इससे क्या होती है, टॉक्सिसिटी पॉइजनिंग। सो इसी वजह से हम पेशेंट को देखते हैं क्या करेंगे, क्या हम उसे गैस्ट्रिक लवाज दे देंगे, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, 100% ऑक्सीजन देंगे, या फिर हम साइकेट्रिक रेफरल दे देंगे। देखो साइकेट्रिक का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज अगर किसी को ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन ब्रेन को अच्छे से नहीं जाती, तभी ही उसे स्लाइटली कंफ्यूजन होती है, वीकनेस होती है और हेडेक होती है। सो इसमें है कि अब उसने कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग कर ली है, तो अब क्या किया होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ने जाके फटाफट से एचबी के साथ बॉन्ड बना लिया होगा। इवन की ब्रेन में ब्लड जा रहा है पर ऑक्सीजन नहीं जा रही होगी, क्या जा रही होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब हमें क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऑक्सीजन उसे देनी है 100%, ताकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका रिलैप्से हो सके, मतलब रिलैप्से से मतलब कि वो जो कम हो सके और ऑक्सीजन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो सके। सो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो सबसे पहले नर्स को उसको ऑक्सीजन चलानी है, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एचबी के साथ बॉन्ड बनाती रहेगी, उसको कम करने के लिए हमें ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। Next है, patient has gastrectomy. The nurse should position the client in which of the following position. So देखो gastrectomy हुई है तो कौन सी पोजीशन में आप रखने वाले हो आप पेशेंट को, ठीक है, प्रॉन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, लो फाउलर्स, राइट और लेफ्ट सिम्स पोजीशन। हमेशा जब भी आपकी कोई सर्जरी होती है तो हमारा मेन फोकस होता है पोजीशन देने का। सबसे पहले तो उस एरिया पे कॉन्ट्रैक्चर्स मतलब प्रेशर फील ना हो, और दूसरा वो सर्जिकल साइट पे ब्लीडिंग होने के चांसेस कम हो जाए। सो अगर आप देखोगे प्रॉन तो हम उसे दे ही नहीं सकते, ठीक है,
क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि पेट के बल तो वो लेटेगी नहीं, सुपाइन पोजीशन होती है बैक के बल। बैक के बल डालोगे तो आप देखते होगे जब आप बैक के पीठ के बल लेटते हो तो आपका जो प्रेशर है वो हिप एरिया पे, ऑक्सीपुट ब्रेन के एरिया पे, स्कैपुलास पे और पेट पे सारा का सारा प्रेशर डलता है। सो आपको उसको क्या देनी है? लो फाउलर पोजीशन, जिससे क्या होगा कि पेट पे ना जाते हुए बैक की लोअर बैक पे वेट जाएगा और जो सर्जिकल साइट है उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डंपिंग सिंड्रोम द नर्स शुड टीच द क्लाइंट टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग। सो बहुत इंपॉर्टेंट डंपिंग सिंड्रोम है, इसको 5 स्टार लगा लेना क्वेश्चन को। डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है कि जब किसी की गैस्ट्रेक्टमी होती है तो जो खाना है वो माउथ से सीधे जाके कहाँ गिरता है? इंटेस्टाइन्स में। हमेशा याद रखना, कोई गैस्ट्रिक की सर्जरी हुई है, ठीक है, रिमूव कर दिया स्टमक, तो वो खाना जाके सीधा कहाँ गिरेगा? अब इंटेस्टाइन्स में। तो उसको एकदम से पेन होती है। जैसे वो खाना, हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं इसोफेगस से जाके पहले स्टमक में जाके वो एसिड के साथ मिक्स होता है, उसमें अब हमने स्टमक ही रिमूव कर दी है तो वो सीधा माउथ से कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन्स में। उनको बोलते हैं हम डंपिंग सिंड्रोम्स। ध्यान से इस डायग्राम को देखना कि ये माउथ से हमारा खाना जा रहा है, ये इसोफेगस है, इसके बाद ये स्टमक आ जाती है, ठीक है, उसके बाद हमारी इंटेस्टाइन्स जो है वो स्टार्ट होती है। अब जिसका ये पार्ट ही रिमूव कर दिया उसका जो खाना है डायरेक्टली कहाँ गिरेगा? इंटेस्टाइन्स में। इसको बोलते हैं हम डंपिंग सिंड्रोम। सो इसका रिस्क रिड्यूस करने के लिए आप क्लाइंट को क्या टीच करोगे? सिट अपराइट 30 मिनट्स आफ्टर द मील, ड्रिंक लिक्विड विद द मील, अवॉइड कैफीन, अवॉइड मिल्क एंड अदर डायरी प्रोडक्ट, डिक्रीज द कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ऑफ मिल्क। तो देखो कभी भी अपराइट पोजीशन, अगर आपने सीधा लिटा दिया उसे खाने के बाद, फिर तो वो नीचे गिरेगा ग्रेविटी की वजह से इंटेस्टाइन्स में। तो हम क्या कहते हैं इन पेशेंट को कि जैसे तूने खाना खा लिया है ना, तूने लेट जाना है, बस उससे क्या होगा? खाना बहुत स्लोली जाएगा इंटेस्टाइन्स की तरफ। सो ये तो हो गया गलत। ड्रिंक लिक्विड एंड मील, अवॉइड कैफीन। देखो मिल्क लिक्विड जो है इन पेशेंट का, लिक्विड तो जल्दी से फास्ट करता है, तो लिक्विड तो जल्दी से डंप करेगा, गिरेगा। सो हम ये भी उसको नहीं कहते। कैफीन को अवॉइड करने कहते हैं, बट ये जो लिख दिया ना, इससे ऑप्शन क्या हो गया? गलत। अब अवॉइड मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, हर एक चीज अवॉइड नहीं करना, लेना है। प्रोटीन डाइट लेनी है, अवॉइड नहीं करनी, बट लिमिटेड लेनी है। हाँ, बट कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट कम लेते हैं। अब ये तो पता है मैम हमें क्यों लेते कम है, पर ये नहीं पता क्यों नहीं लेते। भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ओनली वही होते हैं जो माउथ में सबसे पहले डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उनकी डाइजेशन जो है माउथ से ही स्टार्ट होती है। फैट्स एंड प्रोटीन की नहीं माउथ से होती, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की। पॉइंट नोट कर लेना, ओनली कार्बोहाइड्रेट्स की माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। सो 4th पॉइंट जो है हम उसे बिल्कुल बोलेंगे। नेक्स्ट देखो, nurse assess the client's trauma during the initial post operative period, which of the following observation should be reported immediately to the physician। अगर आप किसी का स्टोमा क्या होती है? एक आर्टिफिशियल ओपनिंग की जाती है जिससे सारा का सारा इवैक्यूएट होता है स्टूल, ठीक है। सो जब पेशेंट का आप स्टोमा देख रहे हो, अभी वो पोस्ट ऑपरेटिव मतलब स्टार्टिंग में ही, ऑपरेशन की स्टार्टिंग में ही, तो कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशन उस स्टोमा में आपको दिखेगी जो आप फिजिशियन को इमीडिएटली बताओगे? द स्टोमा इज स्लाइटली एडिमेटस, मतलब वहां पे एडिमा हो रखा है, डार्क रेड पर्पल कलर का होगा, ठीक है। ऊज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड, मतलब थोड़ा थोड़ा ब्लड निकल रहा होगा। स्टोमा डज नॉट एक्सपेल द स्टूल। सो देखो अभी इनिशियल पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज है, तो इनिशियली तो उसमें से हल्का हल्का ब्लड आपको देखने को मिलता है। सो ये तो बिल्कुल राइट है, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी वो स्टूल एकदम से भी नहीं वहां से निकलेंगे, बिकॉज अभी अभी स्टोमा बना है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, डाइजेशन होएगी, फिर जाके स्टूल्स बनेंगे। सो उसके बाद एडिमेटस, बिकॉज अभी नई नई सर्जरी हुई होती है, नई नई कट लगा होता है, तो वहां पे एडिमेटस भी देखने को मिलता है। स्लाइटली लिखा है, ज्यादा नहीं लिखा हुआ, स्लाइटली लिखा हुआ है, सो इट इज ऑल्सो राइट। पर अगर वहां पे वो पर्पल और रेड कलर का दिख रहा है, दैट इज वहां पे सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, सो आपको ये रिपोर्ट करना है फिजिशियन को इमीडिएटली। सो दैट्स इट फॉर दीज क्वेश्चंस। आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाए हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने बहुत ही शॉर्टकट से समझाया है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो बच्चे भी नए हैं। और अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में सारे बैचेस की डिस्क्रिप्शन दी है। 3 बैचेस चल रहे हैं, MCQ बैच 799, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच 1299 सॉरी 1300 का है, एंड फुल थ्योरी बैच जो है आपका वो 135
2400 का जो बैच है, कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं आने वाली वैकेंसीज के लिए। देर ना करें, ये ना सोचे कि जब फॉर्म निकलेंगे तभी प्रेपरेशन करूंगी, नहीं होता भाई क्लियर पेपर, ऐसा नहीं होता। 1 साल की मेहनत आप 1 महीने में नहीं कर सकते। हाँ वो आपकी किस्मत है, बट आपको प्रेपरेशन, डिसिप्लिन एंड हार्डवर्क से करनी है। देन गो फॉर बैचेस। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो आज ही से स्टार्ट कर दो। सो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलती हूँ कल नई वीडियो के साथ। सो ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क। बाय।